हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन है और मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया है। बट आज की क्लास के अंदर मैं अभी कराने वाला हूं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि ये एमसीक्यू नहीं है, ये कंप्लीट बुक का अगेन रिवीजन है विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क के। आपको पता है कि एमसीक्यू यानी कि 1 मार्क क्वेश्चन 20 आने वाले हैं, 20 नंबर के 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर क्लास क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मैं इसके अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा आज, और आप भी क्लास अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को देख लेना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना। कल आपका पेपर है और अभी इसे आधे घंटे बस अच्छे से देख लो, आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और क्या पता क्लास ऐसा क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन जो भी मैं आज डिस्कस करूंगा वो कल को आपको एग्जामिनेशन में पूछ ले जाए और आपको वहां पे आप उसे कर लो और आपके अच्छे नंबर आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following system is followed by Reserve Bank of India for issuing currency? आप सबको पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सोल एजेंसी है नोट इशू करने के लिए। तो वो कौन सा सिस्टम फॉलो करती है नोट इशू करने के लिए? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनेट सिस्टम, फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम या सिंपल डिपॉजिट सिस्टम? तो आपको पता होना चाहिए क्लास कि जो भी आरबीआई पॉलिसी इशू करती है, पॉलिसी बनाती है नोट इशू करने के लिए, उसे बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी पहले का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन के अंदर आपके पास कई सारे यहाँ पे क्लास मतलब कि मैच द फॉलोइंग है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, राइट द करेक्ट पेयर। तो यहाँ पे 4 पेयर आपको दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है। तो चलो पढ़ो और मुझे बताओ क्लास कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। रेवेन्यू बजट, इट इज एन अकाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द, देखो भाई रेवेन्यू बजट में एसेट एंड लायबिलिटी नहीं आता। कैपिटल बजट के अंदर इट शोज द करंट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ, देखो कैपिटल बजट के अंदर करंट रिसीट नहीं आता। बजट डेफिसिट किसे कहते हैं? इट इज द बजट, इट इज अ बजट इन विच एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू। बिल्कुल करेक्ट है क्लास, यानी कि ये पेयर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सी वाले पेयर के अंदर बजट डेफिसिट का फॉर्मूला ही क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, और ऐसे लिखा है। और बैलेंस बजट इन विच कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो इज इक्वल टू कैपिटल। देखो जो बैलेंस बजट है वहां कैपिटल बराबर नहीं होता, बैलेंस बजट के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट दोनों बराबर होते हैं, और डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज्यादा। तो सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यानी कौन सा पेयर ठीक है? सी का थर्ड ये वाला पेयर जो है बिल्कुल ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये बजट चैप्टर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ एमपीसी इज 0.5 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। अगर एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस होगा कितना? 0.5, बिकॉज दोनों को मिलाकर आता है 1 के बराबर। आपने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, बस यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स को फिल करना है। के का फॉर्मूला होता है 1/MPS, तो 1/0.5, तो ये आ गया 2। देन मल्टीप्लायर विल बी 2, तो मल्टीप्लायर क्या होगा? 2, खाली 2 मत लिखना, बस 2 टाइम्स लिखना, बिकॉज इसका आंसर किस में आता है? टाइम्स में। तो आपको पता होना चाहिए के होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला होता है 1/MPS, तो यानी कि 1/0.5 आ जाएगा 2 टाइम्स। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखो प्राइवेटाइजेशन का कौन सा इसमें से मेथड नहीं है? डिसइन्वेस्टमेंट तो होता है प्राइवेटाइजेशन। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये भी प्राइवेटाइजेशन है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीएसयू, पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकारी कंपनी है उससे लूज करते रहना, मतलब उसको एक तरीके से प्राइवेट लोगों के हवाले करते रहना, अपना कंट्रोल कम रखना। सेल ऑफ पीएसयू टू गवर्नमेंट, यार पीएसयू सरकार को थोड़ी बेचा जाता है, पीएसयू खुद सरकार का होता है। तो यानी कि देखो ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? ये तीनों चीज प्राइवेटाइजेशन है, जहां पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सरकार बेच रही है, चाहे कंप्लीटली चाहे कोई शेयर बेच रही है, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शंस। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखो दिया गया है। ए ऑप्शन में है क्लास पहले पहला दूसरा तीसरा चौथा, बी ऑप्शन में है दूसरा पहला तीसरा और चौथा, सी ऑप्शन में है तीसरा पहला दूसरा और चौथा, और डी ऑप्शन में चौथा तीसरा दूसरा और पहला। तो एक तरीके से ना ये मैच द फॉलोइंग है, तो फटाफट इसको मैच कर लेते हैं। जरा देखो आप इसको आप किस तरीके से मैच करोगे। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, पहला क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर किसे कहते हैं? दे आर नॉट हायर्ड ऑन रेगुलर बेसिस, दे वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, दे आर ओन एंड ऑपरेट बिजनेस। देखो देखो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? जो कहीं ना कहीं खुद अपना काम संभाल रहे हैं। तो यानी कि ए का थर्ड, तो ए का थर्ड तो सी ऑप्शन में ही दिख रहा है, बस और कहीं है ही नहीं, तो आप सीधा यहाँ पे टिक कर सकते हो, सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन मैं चेक कराऊंगा पूरा का पूरा ताकि कम से कम मीनिंग समझ आ जाए। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो अपना काम खुद करते हैं। कैजुअल वेज वर्कर कौन होता है क्लास? दे आर नॉट जो रेगुलर बेसिस पे हायर नहीं किए जाते, कभी भी निकाल दिया जा सकता है उनको, नौकरी उनकी पक्की नहीं होती, ना ही कोई सरकार से सिक्योरिटी मिलती है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जिनकी नौकरी पक्की होती है, जिनको वेज क्या मिलता है?
रेगुलर बेसिस पे। और फॉर्मल सेक्टर मतलब जहाँ 10 से ज़्यादा लोग जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, दे आर वर्क इन पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर को ऐसे ही फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। दो तरह के सेक्टर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, और इनफॉर्मल में 10 से कम वर्कर हैं तो वो इनऑर्गेनाइज है। फॉर्मल में काम कर रहे हो तो आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, बोनस, ईपीएफ, पेंशन, ग्रेचुइटी, सारी चीज़ें मिलती हैं, आपकी जॉब भी सिक्योर रहती है, यूनियन भी होता है जो आपकी मदद करता है अगर कंपनी आपको निकालने की कोशिश करे देन। तो यानी कि ए का थर्ड है और बी का फर्स्ट है। आप देखो क्लास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बी का फर्स्ट, सी का है सेकंड और डी का है फोर्थ, यानी कि ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट आउट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, ये तो ठीक है। मनी मल्टीप्लायर डायरेक्टली को, मनी मल्टीप्लायर जो है, मनी मल्टीप्लायर वो इन्वर्सली रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेशियो है। लीगल रिजर्व रेशियो जितना ज़्यादा होगा ना, मनी मल्टीप्लाई उतना कम होगा, तो ये तो गलत है। सेंट्रल बैंक द कंट्री नॉट, सेंट्रल बैंक तो ऑलरेडी ऑथोराइज्ड है ना इशू रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखने के लिए, तो ये भी गलत है ये भी। तो कौन सा क्लास ऑप्शन करेक्ट है? पहला ऑप्शन करेक्ट है कि कमर्शियल बैंक इनिशियल डिपॉजिट को कई गुना बना देती है, जिसका डिपॉजिट का मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, इसका आंसर आता है टाइम्स में। अब देखो क्लास, क्योंकि आप सबको पता है केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक भी जारी किया था इसके रिगार्डिंग, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, लेकिन सच कहूँ तो आप बिना इसको पढ़े भी आंसर खुद भी कर सकते हो, बट हम पढ़ेंगे अगर दिया हुआ है तो। 7 से लेकर 11 तक आपको बताना है। नेशनल इनकम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आर टू इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन एन ओपन इकोनॉमिक मॉडल। National income is sum of total expenditure of all the sector of an economy. GDP probably the most widely reported and closely monitored aggregate static. GDP is measured the size of an economy, tells us the total amount of stuff द इकोनॉमिक प्रोड्यूस, यानी कितना सामान देश के अंदर बन रहा है वो बताता है जीडीपी। एनी चेंज इन द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स लीड्स टू चेंज इन द नेशनल इनकम। अगर डिमांड चेंज होगी डोमेस्टिक गुड्स की तो नेशनल इनकम भी चेंज होगा ऑफ द कंट्री। ऑल्सो चेंज द फॉरेन एक्सचेंज रेट, अफेक्ट द ट्रेडिशन बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, सॉरी ट्रेडिंग रिलेशन बिटवीन द कंट्री। तो चलो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं, बना पाते हैं 7 से 10 तक। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर $1 50 रुपए का था और $1 70 का हो गया, यानी कि फॉरेन करेंसी महंगा हो गया, तो उस सिचुएशन में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है और इस सिचुएशन में इंपोर्ट कम होगा। हम लोग बाहर से नहीं खरीद पाएंगे, हमारे लिए महंगा हो गया। पहले हम 50 रुपये देते थे $1 के सामान के लिए, अब हम 70 रुपये दे रहे हैं, तो इंपोर्ट कम होगा। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा सामान ज़्यादा बिक रहा है तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। तो नेशनल इनकम क्या होगा? इंक्रीज, यानी 7th का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट से बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ होम कंट्री एंड द रेजिडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बताता है कि अपने देश के रेजिडेंट का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है अदर कंट्री के रेजिडेंट के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉर्मूला जानते हो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। इफ द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज ऑन राइज, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर भैया जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा। मतलब डॉलर जो है वो 50 का था तो अब 40 का हो जाएगा। तो अगर हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ता चला जाए ना, तो एक्सचेंज रेट जो इतना बढ़ रहा है अभी 70 72 तक चल रहा है, 73 तक चल रहा है, तो वो कम हो जाएगा। 10th क्वेश्चन चेक करो। डैश अकाउंट ऑफ बीओपी, बीओपी के 2 अकाउंट होते हैं, करंट और कैपिटल। डैश अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड इम्पैक्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। देखो असेट एंड लायबिलिटी में जहां इम्पैक्ट आता है उससे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और मैं बता दूं करंट अकाउंट के कंपोनेंट 3 नंबर में पूछा जा सकता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की कंपोनेंट। तो करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट है ना, करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट है वो क्या क्या कंपोनेंट करंट अकाउंट के हैं, जरा मुझे बताओ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बोरोइंग्स है, और क्या है? फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। डैश सेविंग्स रेफर्स टू प्लान सेविंग। ठीक है, तो 2 तरह की सेविंग होती है, एक्स एंटी और एक्स पोस्ट। तो प्लान सेविंग मतलब क्लास एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी सेविंग मतलब प्लान सेविंग, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मतलब प्लान इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग मतलब प्लान सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब प्लान इन्वेस्टमेंट। 12 क्वेश्चन चेक करो, अच्छा क्वेश्चन है, जरा मुझे बताओ 12 क्वेश्चन चेक करके। अ वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट हिज ओन एंटरप्राइज, खुद ही मालिक है, खुद ही चला रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। भैया खुद का बिजनेस है,
मान लो मेरा स्कूल है और मैं खुद चला रहा हूँ उसको, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड अपने स्कूल से रोजगार ले रहा हूँ, है ना। चलो मैच करते हैं इसको। ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा कौन सा वाला है, करेक्ट पेयर कौन सा है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, फिनोमिनन ऑफ रिड्यूसिंग इन द ओजोन लेयर। भैया ग्लोबल वार्मिंग में ये नहीं होता है। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है बताओ। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर का कम होना, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर नहीं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, समवन स्पीसीज ऑफ प्लांट, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, कोई प्रजाति को खो देना, हम किसी प्रजाति को खो दे रहे हैं, ठीक है। और पोचिंग तो समझते हो क्लास क्या होता है, मतलब कि अवैध शिकार करना, इसको बोलते हैं क्लास पोचिंग, अवैध शिकार करना। बट ये जो है पोचिंग का ये वटरवडी वाला नहीं है, तो पोचिंग का मतलब तो होता है अवैध शिकार करना। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सम स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विल बी लॉस्ट फॉर एवर। तो सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप सी पे टिक कर देना कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी सी पेयर जो है, सी का थर्ड वो बिल्कुल करेक्ट पेयर है। When the न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस, ठीक है, तो मुझे बताओ क्लास, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस कब हुआ था। चलो टाइम लो और फटाफट बताओ क्लास, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अनाउंस हुआ था। 1991, ठीक है, जून या जुलाई। बेटा जुलाई 1991। ध्यान रखना कि इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब अनाउंस हुआ तो वो कब अनाउंस हुआ बेटा, जुलाई 1991, ठीक है। आप अगर डेट ध्यान रखना चाहो 24 जुलाई 1991, ये ध्यान रखना। एनईपी न्यू अच्छा 1991, हाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि जिसको कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। डन। नेक्स्ट, चाइना इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन विच ईयर। देखो इंडिया में मैं आपको बता देता हूँ क्लास, यहाँ पे ये रहा इंडिया, ये रहा चाइना और ये रहा पाकिस्तान। इसे कॉपी में लिख लो फटाफट, बिकॉज इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया चाइना पाकिस्तान, इससे क्लास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडिया का, पाकिस्तान का और चाइना का कब हुआ। तो देखो इंडिया का तो आपको पता है 1991, और जो पाकिस्तान है वो है 1979, और जो चाइना है वो है 1978। लिख लो फटाफट, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान 79 और चाइना 1978। तो ये आपने ध्यान रखना है, इंडिया चाइना पाकिस्तान, इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुआ। क्या पता आपको क्वेश्चन पूछ ले इंडिया का कब हुआ, इंडिया में रिफॉर्म कब आया, पाकिस्तान में रिफॉर्म कब आया, चाइना में रिफॉर्म कब आया। तो आप रिफॉर्म वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना, टिक कर लेना। डेट और मंथ की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डेट और मंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस आप ईयर ध्यान रखना, 1991, 1978, 1978। तो चाइना का बोला है तो 1978, तो आप इस तरीके से ध्यान रखना। सबसे लेट आया इंडिया का, और चाइना का सबसे पहले आया, और एक साल बाद पाकिस्तान का। तो चाइना का सबसे पहले आया, एक साल बाद पाकिस्तान, देन फिर इंडिया। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ करंट फिस्कल ईयर। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है सरकार की कमाई और खर्चे के, और बजट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये दोनों तो सही लग रहा है मुझे, तो इनकरेक्ट पूछा है ना, कौन सा इनकरेक्ट है। गवर्नमेंट बजट थ्रू इट्स बजट इज टू ट्राइज टू मिनिमाइज द इनकम इनइक्वालिटीज, करेक्ट है। फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड टैक्स एक्सपेंडिचर पॉलिसी। देखो फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज, फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये करेक्ट है। तो गलत कौन सा बताता हूं आपको, पहला मुझे गलत लग रहा है कहीं से। देखो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द करंट फिस्कल। देखो बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, बजट जब भी बनाया जाता है क्लास फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, करंट के लिए नहीं। और बाकी बजट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल लेवल ऑफ, हर गवर्नमेंट बजट बनाती है तो ठीक है। गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजट ट्राई टू, बजट के थ्रू सरकार इनकम इनइक्वालिटी को कम करना चाहती है, बिल्कुल ठीक है। फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड टैक्स एंड एक्सपेंडिचर, टैक्स और जो सरकार का टैक्स है, और एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये फिजिकल पॉलिसी होती है। तो ए ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। बाकी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज फिजिकल कमिंग ईयर के लिए बजट बनाया जाता है। बजट इज एस्टिमेटेड रिसीट ऑफ द एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, एक्चुअल नहीं होता वो। इन विच योर ऑफिशियल सेंसस, तो ऑफिशियल सेंसस इंडिया में कब आया था बेटा, 1881। जो क्लास कितने साल का डेटा कलेक्ट करेगा क्लास, 10 ईयर्स का, ठीक है। 1881 ऑफिशियल सेंसस, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है, 1921, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस वाज रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया क्लास वो बेसिकली किसके लिए था, तो हरित क्रांति फूड ग्रेन के लिए आया था, मतलब वीट और राइस के लिए बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाया गया था। और 1960s के टाइम की बात है जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाया गया।
नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज 80, तो वाई आपको दिया गया है 80 और कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया गया है 64। अगर इनकम 80 है, कंजप्शन 64 है, तो सेविंग कितना हुआ क्लास बेटा? 6 4 10 और 60 70 80 16 होगा। तो आपको निकालना क्या? एपीएस। सो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन वाई। तो एस कितना है? 16 और वाई कितना है? 80। 16 अपॉन 80 मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 का मतलब क्या है? 0.2। तो यानी कि ये जो एपीएस है ये 0.2 है। तो आप देख लो क्या है? 0.20। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो आपको बताना ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ये क्लास 2020 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप इसको तो बहुत अच्छे से समझोगे, क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। जीएलएफ कैंपेन, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म और फर्स्ट 5 प्लान। देखो ये जो जीएलएफ, ये सब चीज चाइना की है, और वन चाइल्ड पॉलिसी भी किसने अडॉप्ट की थी? चाइना ने ही अडॉप्ट की थी। तो आप मुझे बता दो, जो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन ये कब आया था क्लास? मुझे बताओ। ये जो है वो है 1965। इनको फटाफट कॉपी में लिख लो बेटा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। 1965 में प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, चाइना के अंदर। और ये आया क्लास 1958 में। 1958 ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन है, जीएलएफ कैंपेन, वो है 1958। रिफॉर्म्स मैंने क्लास आपको अभी बताया था 1978। तो जो फाइबर प्लान है, पंचवर्षीय योजना, तो जो फर्स्ट फाइबर प्लान है वो कब आया क्लास? वो सबसे पहले आ गया था 1953 में। 1953 हमारा तो 1951 में ही आ गया था पहला, लेकिन इनका कब आया? 1953। और पाकिस्तान का सर इससे भी 1-2 साल पहले आ गया था। चलो देखेंगे कितना है पाकिस्तान का, बट ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर से क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के हिसाब से देखें तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ फोर्थ वाला, है ना, फिर 53 के बाद फिर हुआ सेकंड वाला, ठीक है, फिर हुआ क्लास आपका फर्स्ट वाला, फिर हुआ फोर्थ वाला। तो आप ऑप्शन देख लो, सॉरी 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 सॉरी, क्या था? थर्ड। थर्ड। तो लास्ट में थर्ड है, तो लास्ट में थर्ड इन तीनों का है, तो ये तो गलत हो गया। पहला फोर्थ है, अगर तुमको पहला भी पता होगा ना तो ये दोनों सही हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा क्या है? सेकंड। तो यानी कि ये बी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो सबसे पहले फोर्थ वाला इवेंट हुआ फर्स्ट 5 प्लान, फिर सेकंड वाला इवेंट हुआ जीएलएफ, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट वाला इवेंट हुआ कल्चरल रेवोल्यूशन, और फिर लास्ट में हुआ क्लास आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म। रिफॉर्म्स लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? जो ऑप्शन आपको लगे सही है, मान लो आप किसी एक का भी जानते हो, मान लो सबसे एक का जानते हो, फर्स्ट 5 प्लान सबसे पहले आया था, तो जिसके, अच्छा मान लो 1953 फर्स्ट जो 5 प्लान है फोर्थ वाला, तो जहां फोर्थ सबसे पहले होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो ये दोनों फोर्थ सबसे पहले, तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। फिर और भी कोई मैच कर लेना, अगर मैच हो जाता है, नहीं तो इन दोनों में से तुक्का मार के आ जाना, छोड़ के बस मत आना, क्या पता तुक्का लग जाए ना, आपका नसीब की बात है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन बनाता है क्लास? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जहां पे चाइना हम सबसे आगे है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो बनाती है। बाकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूटीओ ये नहीं बनाते, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कंट्री विद द ईयर इन विच 5 प्लान वर इंट्रोड्यूस। तो चाइना में तो मैंने आपको बता दिया था 5 प्लान कब इंट्रोड्यूस किया गया है चाइना में। चाइना में जो 5 प्लान है वो इंट्रोड्यूस किया गया 1953। इंडिया का जानते हो 1951, और पाकिस्तान का 1948। हाँ, तो ये कह रहा था 1948। इस तरीके से मैच करने को आ सकता है। तीनों का रिफॉर्म्स, तीनों का फाइबर प्लान, प्लीज इसे याद करके जाना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। IMS स्टैंड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जहां पे क्लास आयुष होता है। क्या होता है? आयुष। इसकी फुल फॉर्म जरा मुझे कमेंट में लिख के बता दो। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल नहीं, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष। फुल फॉर्म मुझे कमेंट में फटाफट मुझे बताओ। आगे अगले क्वेश्चन में आयुष, ए फॉर क्या है? आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी। तो ये आयुष का बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो बड़ा आयुष तो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। इन विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी इसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? दैट इज जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला, ओके। टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, अगर कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, उनके पास पैसा ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगी? रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगी? बढ़ा देगी। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी, तो बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है डिफ्लेशन में, टैक्स रेट भी डिफ्लेशन में कम होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है, पैसा ज्यादा है,
तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट बेसिकली क्या होता है? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, रिवर्स रेपो रेट मतलब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा है और वो आरबीआई को लोन दे रहा है। तो उस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है ना, तो आरबीआई ब्याज बढ़ा देती है ताकि कमर्शियल बैंक पब्लिक को ज़्यादा लोन ना दे, ताकि पब्लिक डिमांड ना कर पाए, वो ज़्यादा लोन आरबीआई को दे, ताकि पब्लिक के पास देश में पैसा कम पहुंचे, वो डिमांड कम करे, और डिमांड कम होगा तो अभी डिमांड ज़्यादा है ना इन्फ्लेशन में, एक्सेस डिमांड में, तो आरबीआई का मेन मोटो है डिमांड कम हो, तो इसीलिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, तो अच्छे से क्लास इस चीज़ को पढ़ के जाना। कई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता है इनसे आएगा ही आएगा क्वेश्चन, तो उसको जरूर पढ़ के जाना। सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेज व्हेन, सरप्लस कब होता है? ऑटोनोमस पेमेंट भी, पेमेंट ज़्यादा होता है तो नहीं, ऑटोनोमस पेमेंट कम है ऑटोनोमस रिसीट से, ये करेक्ट है, यानी कि बी पॉइंट। देखो एकोमोडेटिंग जो है ना वो नहीं लेते। एकोमोडेटिंग जो ट्रांजैक्शन होता है वो बीओपी में सरप्लस या डेफिसिट को मैच करने के लिए होता है, तो हम एकोमोडेटिंग को नहीं लेंगे। ऑटोनोमस रिसीट जहाँ पे ज़्यादा है ऑटोनोमस पेमेंट से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। एमपीसी इज डैश रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मैं आपको अच्छे से बता दूं कि एमपीसी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है के से, एमपीएस जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है के से, तो आप ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और एमपीसी और एमपीएस ये खुद भी इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी कि अगर एमपीसी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, लेकिन अगर एमपीएस बढ़ेगा तो के घटेगा, उल्टा है। तो एमपीसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं क्लास, आप में से कौन बच्चा बता पाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? कमेंट करो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एमपीसी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी, एमपीएस की भी सेम है, 0 to 1 लाई करता है एमपीसी एमपीएस। के जो है वो 1 to इन्फिनिटी होता है, ध्यान रखना, के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो ये लिख लो आप लोग, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है ना वो 1 to इन्फिनिटी है। क्या है क्लास? 1 to इन्फिनिटी। द गवर्नमेंट बजट हैज़ द रेवेन्यू डेफिसिट। अगर बजट में रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसे कैसे फाइनेंस किया जाएगा? उधार लेकर, डिसइन्वेस्टमेंट, टैक्स या इंडायरेक्ट टैक्स। भाई देखो, टैक्स से तुम वसूल नहीं सकते, इंडिया गरीब देश है, तुम्हारा बजट माइनस में जा रहा है, डेफिसिट है, तो तुम क्या गरीबों पर टैक्स लगा दोगे? भैया वो कमाएंगे, खाएंगे क्या और आपको देंगे क्या? तो इसलिए क्लास हम टैक्स नहीं लगाते। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट दो काम आता है, तो आप चेक कर लो, सी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट, इन दोनों से रेवेन्यू बजट के डेफिसिट को कंट्रोल किया जा सकता है। 30 क्वेश्चन चेक करो, 50 क्वेश्चन बेटा कंप्लीट रिवीजन है, तो हार मत मानना, बीच में स्किप मत करना, एंड तक देखना, और लगे कि सर हमारे लिए लास्ट टाइम में मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना जिनका भी पेपर है कल। और इन सब क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो प्लीज़ उनको लिख लेना अच्छे से, या स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बिफोर एग्जाम एक बार आप उसे देख सको एटलीस्ट। हिम्मत मत हारना, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, एग्जाम टिप भी आएगा लास्ट मिनट में, तो उसको भी जरूर देख लेना, आज रात को ही आएगा। डैश इज द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट फंड रेज बाय द गवर्नमेंट बाय इशूइंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखो, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना, वो एक तरीके से क्लास उससे पैसा लिया जा रहा है, तो वो कैपिटल है क्योंकि वो लोन टाइप का है। सेल ऑफ 40% भी सरकारी कंपनी बेच रहे हो तो ये भी कैपिटल है। और प्रॉफिट ऑफ एलआईसी, तो प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स जो है वो रेवेन्यू है। और अमाउंट ऑफ बोरो, तो बोरोइंग जो है वो क्या है क्लास? आपका कैपिटल है। 30 के बाद 31, इन्वेंट्री इज अ डैश कॉन्सेप्ट वेयर एज चेंज इन इन्वेंट्री इज अ डैश। देखो, इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक है और चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो फ्लो है, तो ध्यान रखना ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको स्टॉक और फ्लो का पता होना चाहिए, कौन सी चीज स्टॉक है कौन सी चीज फ्लो है। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम पे है वो स्टॉक है और जो पीरियड ऑफ टाइम पे है वो क्या है क्लास? फ्लो है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 32, इफ एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 200 करोड़। अगर किसी भी इकोनॉमी में जो NFIA है, NFIA वो कितना है क्लास? 200 करोड़ है, एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 40। सुनना मेरी बात, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है 40 है। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो कितना होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो कितना होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ NFIA का फॉर्मूला क्या है? NFIA का फॉर्मूला क्या है? फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। 40 इधर भेज दो, 240 हो जाएगा क्या? फीफा। तो आपको क्या पूछा है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आप चेक कर लो, 240 करोड़, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, क्या हमेशा फीफा बड़ा होगा? नहीं, फीफा छोटा भी हो सकता है।
फीफा छोटा भी हो सकता है, समझ रहे हो बात को? अगर एनएफआई माइनस में चला गया, हाँ एनएफआई अगर माइनस में चला गया ना तो फीफा छोटा हो जाएगा, फीटा बड़ा हो जाएगा। और ये लिखा है द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200, टू अब्रॉड लिखा होता ना तो मैं माइनस का लिख के चलता है इसको, ठीक है। In the present COVID-19 type, many economists have raised their concern that Indian economy may have to face deflationary. तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो मंदी दौर से गुजर रहा है ड्यू टू रिड्यूस द इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि कंपनी वगैरह बंद है तो पैसा नहीं, लोगों के पास डिमांड कम। सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ द हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द आरबीआई, आप आरबीआई के मेंबर हो, यू हैव टू सजेस्ट दैट द सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक्स डैश रिलीज द मनी। देखो अगर देश में पैसा कम है तो भैया मनी सप्लाई को क्या करना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। आप पढ़ लो, तो आप ये सलाह दोगे कि मनी सप्लाई को बढ़ा दो क्योंकि देश में डिफ्लेशन चल रहा है। एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क, गूगल न्यूयॉर्क से पैसा आ गया, दिस स्टेटमेंट वुड बी रिकॉर्ड। तो ये बाहर से अगर कोई पैसा आया है तो ये कहाँ पे आएगा बेटा? अच्छा किस साइड? तो पहली बात तो ये करंट अकाउंट के अंदर आएगा, रेंट मिला है तो इनकम मिला है तो ये क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट चेक करो, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। तो आपको रेंट मिला है, एन इंडियन रियल स्टेट कंपनी रिसीव रेंट, तो ये सर्विसेज का आपको पैसा मिला है। तो भाई रेंट अगर आपको मिला है नॉर्मली तो ये करंट अकाउंट में आएगा। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आता है, लोन आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है। डैश वॉज एन इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर 1990, तो 1991 में तो मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके आए थे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इफ MPS इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, भाई सीधी सी बात है, MPS 0 हो गया तो K का फॉर्मूला है 1/MPS, तो ये अगर 1/0 तो 1/0 क्या होगा बेटा? इन्फिनिटी। कोई बच्चा साइन भी अगर एग्जामिनेशन में बना के आ जाएगा तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, देखो डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन मैंने बता रखा है क्लास आपको। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी सेट टू अकर व्हेन द एक्सचेंज रेट इज इंक्रीज अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सीधी सी बात है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है, मतलब कि पहले आपको कम देना पड़ता, आप ज़्यादा रुपए दे रहे हो, तो इस सिचुएशन में बोलते हैं डीवैल्यूएशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अगर ये फ्लेक्सिबल में होता तो इसको डीवैल्यूएशन की जगह क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन में एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट घटता है। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी बाई सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के बिहाफ में जो ये शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है तो बड़ा इसे क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये ध्यान रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन चाइना कम्यून सिस्टम इज रिलेटेड टू, बताओ चाइना में कम्यून सिस्टम किससे रिलेटेड है? चाइना के अंदर कम्यून सिस्टम, चाइना ने जो कम्यून सिस्टम लगाया था वो किससे रिलेटेड लगाया था क्लास? एग्रीकल्चर से, कि अभी मिलजुल के खेती बाड़ी करो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 कितने स्केड्यूल होते हैं बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में? ABC। ए में कितनी इंडस्ट्री होती हैं? 17 सरकार करेगी, बी में 12 प्राइवेट से हेल्प लेगी, रेस्ट जो भी है वो सारा का सारा क्लास कौन कर सकता है? रेस्ट सारा का सारा प्राइवेट खुद कर सकती है। तो ये 3 स्केड्यूल है 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज 0, यानी कि वर्कर काम करता हुआ दिख रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, इसे हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बड़ा पढ़ के जाना अच्छे से, एक बस आज अच्छे से कर लो बड़ा, कल तो फिर आपका पेपर है, उसके बाद तो एंजॉय। एट द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? जहाँ पे इनकम कंजप्शन के बराबर होता है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहाँ पे सेविंग 0 होगा, बचत कुछ नहीं है, मतलब जितना कमाया उतना आपने खर्च कर लिया। एपीसी का फॉर्मूला C/Y है, तो कट के क्या आएगा? 1। एपीसी C/Y, तो कट की क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बिकॉज C और Y दोनों बराबर है। भैया 100 रुपये कमाया, 100 रुपये खर्च कर दिया, तो एपीसी C/Y होता है, तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 होता है, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 होता है, और एपीएस जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे, सेविंग 0 है तो एपीएस 0 है। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या, ढंग से देख लेना, एपीसी 1 एपीएस 0। एज पर द केनियन थ्योरी, केन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लास फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर एग्जिस्ट। गलत है ये तो। फुल एम्प्लॉयमेंट होता है कब होता है? व्हेन दोज हु आर विलिंग टू वर्क, व्हेन दोज हु आर एबल टू वर्क दे गेट वर्क। काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं और उनके पास भी काम है, तो उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। बट देखो कल ही पेपर है तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में अंदर जाके नहीं समझा सकता। रिवीजन क्लास जो है वो हो जाएगा आपका अच्छे से, कोशिश करूंगा कि आपका रिवीजन जो है लाइव करा दूं।
और इवन क्लास आज हम शाम को रिवीजन भी करेंगे और रात को आपका वीडियो भी आएगा रिगार्डिंग लास्ट मिनट टिप की कैसे आपको अटेंड करना है। तो बस आप अच्छे से रेडी रहना, इनको अच्छे से कर लो सारे के सारे क्वेश्चंस को, ताकि आप कल के एग्जामिनेशन में अच्छे से कर सको। बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता अभी, लैक ऑफ टाइम की वजह से। डैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका क्लास हेडक्वार्टर है, जिनेवा में, ठीक है। तो और ये किसके बाद आया क्लास? गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड सर 1948 या 47 का है, बट WTO जो है वो ध्यान रखना जनवरी 1995। तो आप प्लीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टैब्लिश डेट है उसे बिल्कुल मत भूलना बेटा, 1 जनवरी है 1995, 1 जनवरी 1995, ठीक है। और ये किसके मतलब कि गैट को रिप्लेस करके आया। और MRTP एक्ट को किसने रिप्लेस किया बताओ? MRTP एक्ट को किसने रिप्लेस किया? कंपटीशन एक्ट 2002। और बैटल ऑफ प्लाजे कब लड़ा गया था? तो ऐसी छोटी मोटी चीजें जो हैं आपको जरूर ध्यान रखना है। स्विस कनाल कब बन के तैयार हुआ है ना, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्रॉनिक पोर किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट पोर किसे कहते हैं? इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, यहाँ आप समझ सकते हो ब्रिक्स में तो है, इंडिया यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं है, यूरोपियन यूनियन के अंदर क्लास इंडिया जो है वो नहीं है, ये ध्यान रखना। G20 वाले ग्रुप ऑफ 20, सार्क नेशन, रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ब्रिक्स तो ब्राजील, रशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है शायद, है ना, देख लेना। बट आप ध्यान रखना यूरोपियन यूनियन के अंदर क्लास इंडिया नहीं है, ये तो साफ पता है कि यूरोपियन कंट्री है उसके अंदर। इफ टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक इज 10,000, टोटल डिपॉजिट बन गया है 10,000, LRR है 40% और इनिशियल डिपॉजिट। भाई सीधी सी बात है, जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR, है ना। तो ये हो गया 40, ये होगा 2.5, है ना, 2.5 तो 2.5 गुना हो गया। तो किसका 2.5 गुना जो है वो 10,000 हो जाएगा? किसका 2.5 गुना? तो इसको 2.5 से डिवाइड दे दो, ये जाएगा 25 चौके 100, 4,000, 4,000 का 2.5 गुना। यानी कि देखो 2.5 गुना क्रेडिट, अगर LRR 40% है तो 2.5 गुना हो जाता है, तो 2.5 गुना होकर 10 हो गया, तो 4,000 का 2.5 गुना 10,000 हो गया। कई बार 4,000 दिया जाता है तो आपको बोलता है कि टोटल डिपॉजिट कितना होगा, तो आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चेंज इन, देखो अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो मतलब $1 में कन्वर्ट कर देना। इधर 2 अगर 150 का है तो 1 कितने का है? 75 रुपए का। फिर क्या हो गया? 4 320 का हो गया, तो यानी कि 8 8 चौके 32, तो फिर बाद में कितना हो गया? एक में कन्वर्ट कर देना। $1 75 का था, अब जो $1 है वो 80 का है, तो यानी कि क्या हो रहा था? $US इज एप्रिशिएटिंग, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है और यूएस की करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। ध्यान रखना यहाँ पे हमारे लिए नुकसान है, हमें पहले 75 देना पड़ता, अब 80 देना पड़ रहा है, तो ये डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है। लेकिन सेम चीज एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, इसमें एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट घटता है, यानी नेशनल इनकम बढ़ता है। और अगर ये 75 70 हो रहा होता है उसे बोलते हैं एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डेप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, उसमें एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा होता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेजेस द डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भैया इंपोर्ट करेंगे बाहर से, अगर हम बाहर से चीजें इंपोर्ट करते हैं तो यानी हम डिमांड कर रहे हैं। भैया खरीदने के लिए हम क्या करेंगे? फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ बाहर से, तो मुझे पेमेंट के लिए डॉलर चाहिए, तो मैं डॉलर की डिमांड करूंगा। Which item are not included in M1? M1 मनी सप्लाई का पता है ना क्लास, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो इंटर बैंक डिपॉजिट इसके अंदर काउंट नहीं करते, अदर डिपॉजिट काउंट करते हैं क्लास। आरबीआई के पास किस किस का अदर डिपॉजिट होता है जो काउंट करते हैं? फॉरेन बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और दूसरा क्या है क्लास? नाबार्ड। किसी को नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट की डेट याद है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट डेट। जिनको नहीं याद है वो कमेंट पढ़ लेना। Other things remaining same when the country market price of foreign currency falls. Market price of foreign currency falls. 50 की जगह क्या हो गया? 40 हो गया। फॉरेन करेंसी ये डॉलर का मार्केट प्राइस फॉल हो गया, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, या घटेगा? ये बताओ। एक्सपोर्ट से ही नेशनल इनकम है, तो भैया वो लोग अब यहाँ से ज़्यादा सामान नहीं खरीद पाएंगे ना, क्योंकि भैया पहले वो $1 लेके आते थे, 50 रुपए की शॉपिंग करते थे, अब सेम डॉलर लेके आते हैं सिर्फ 40 की शॉपिंग करते हैं, तो वो यहाँ से कम खरीदेंगे, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट कम तो नेशनल इनकम भी कम, तो नेशनल इनकम और एक्सपोर्ट सेम है, तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा 50 का। अदर व्हेन द कंट्री मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल, हाँ फॉरेन करेंसी सस्ता हो गया तो भैया हम ज़्यादा खरीद सकते हैं, इंपोर्ट बढ़ेगा, बट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
तो बेटा ये थे फास्ट ट्रैक रिवीजन आपका 50 के 50 क्वेश्चन का। आई होप इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए हो। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट में जरूर मुझे बताना, बट प्लीज़ यार आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेना। करते हैं क्लास आज रात को कंप्लीट रिवीजन। अभी तो आपको पूरा एमसीक्यू मैंने करा दिया, आज रिवीजन करते हैं क्लास, फिर लास्ट मिनट टिप्स और देन आपके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरा इनिशिएटिव पसंद आया होगा। इसे लाइक जरूर करोगे क्लास, अपने कमेंट में बताना कि आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर वगैरह कैसा गया, आप कमेंट में बताना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मतलब कि आज शाम को ही रात को ही कंटिन्यू करते हैं रिवीजन के साथ। तब तक के लिए लाइव रिवीजन होगा, सब लोग जरूर जुड़ जाना, लाइव रिवीजन करेंगे शाम को और देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।